1980 से 2000 तक दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स की संख्या है वो 5 गुना हो जाती है। 1980 से 1990 तक ये जो संख्या है वो तकरीबन दोगुनी हो जाती है। 1992 के अंदर इसी चीज को देखते हुए सरकार ये निर्णय लेती है कि हम बसेस को प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि सरकारी बसेस टाइम पे नहीं आती, जिसकी वजह से जो दिल्ली के निवासी हैं उनको अपनी गाड़ियां खरीदनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब दिल्ली के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर रही थी, दिल्ली शहर खुद ग्रो कर रहा था। लेकिन ये जो बसेस का प्राइवेटाइजेशन है ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इस चीज के चलते देवेगौड़ा की सरकार ये निर्णय के ऊपर पहुंचती है, ये डिसीजन लेती है कि दिल्ली में एक मेट्रो होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम्स और बहुत सारी थी। दिल्ली एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर था, उसी के बीच में किस तरह से मेट्रो को कंस्ट्रक्ट किया जाए। इससे पहले कोलकाता के अंदर मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने देखा था, जिसमें पहले ही फेज के अंदर बहुत सारे डिलेज हुए थे। इस चीज को देखते हुए एक खास इंसान को बुलाया जाता है, उनका नाम होता है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन अपनी इंजीनियरिंग और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के लिए उस वक्त चर्चा का विषय या फिर चर्चा में जो है वो थे। और इवेंचुअली ई श्रीधरन ने स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से पहले जो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करके दिखाया। ई श्रीधरन साहब की जो जिंदगी है वो ऐसे मिरेकल से भरी हुई है। जो पहला इनका प्रोजेक्ट था वो रामेश्वरम जो पंबन पुल जो ब्रिज है वो उसका था। रामेश्वरम और जो मेनलैंड इंडिया है उसके बीच का जो ब्रिज है वो टूट चुका था और उसको बनाना था। इस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने टाइम फ्रेम से पहले पूरा कर दिया। फिर उसके बाद कलकत्ता मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया गया। फिर इसके बाद इनको कोंकण रेलवेज का जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया। वेस्टर्न घाट्स के अंदर रेलवे लाइन बिछा पाना नामुमकिन था। अंग्रेजों ने ये सोचा था, बिकॉज अंग्रेज जो है वो इंडिया के अंदर पायोनीर थे रेलवे प्रोजेक्ट्स के। अंग्रेजों ने ये सोचा था कि हम वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक रेलवे लाइन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन एवेंचुअली इंजीनियर्स ने उनके वेस्टर्न घाट्स के अंदर जब सर्वे किया तो सर्वे के अंदर ये देखा गया कि ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन कहे जाने वाला प्रोजेक्ट जब ई श्रीधरन साहब के पास आया तो ई श्रीधरन साहब ने इसको भी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से पहले पूरा करके दिखा दिया। तो इनका जो कद काठी है वो ऑलमोस्ट एक मैजिशियन की तरह थी कि जो प्रोजेक्ट इनके पास होगा वो प्रोजेक्ट स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से, डिले की बात छोड़िए, टाइम फ्रेम से वो पहले होगा। तो ऐसी जो एक हस्ती है उनकी जीवन का काल जो है और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वैल्यूज से भरे पड़े हैं और इस सेशन के अंदर हम उन्हीं वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनकी वैल्यू है, दैट इज टाइम इज मनी। देखिए, लेट्स से आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो आप कहेंगे कि 5 ही तो मिनट हैं। 10 मिनट दोस्तों से गपशप लड़ा ली, बातें कर लिए तो आप कहेंगे 10 ही तो मिनट थे, इसमें क्या इशू है। ई श्रीधरन साहब ने इसी साइकोलॉजी को रिवर्स किया वर्क कल्चर के अंदर और उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि ये 5 मिनट नहीं थे, ये इतने पैसे थे जिसका घाटा तुमने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। अब ये जो है वो कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल स्टेटमेंट लगती है, कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल। ई श्रीधरन साहब ने इसी साइकोलॉजी को यूज किया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये डेटा कैलकुलेट किया जब वो दिल्ली के अंदर रेलवे जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जब फेज 1 मेट्रो का लगेगा
तो एक दिन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.4 से लेके 1.5 करोड़ रुपए की होगी। अगर कोई भी एक दिन डिले होता है मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्टेट को, उसने देश को एक 1.4 करोड़ का नुकसान दिया है। उन्होंने कहा कि फेज सेकंड के अंदर यही कीमत 2.5 करोड़ पर डे की हो जाएगी। यानी कि अगर आपने फिर से डिले किया तो इतना नुकसान आपने स्टेट को दिया है। यही कीमत थर्ड फेज के अंदर 8 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी जो है वो दी गई, और यहां पे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई दिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने डिलेज नहीं किए। दूसरी चीज, ई श्रीधरन साहब ऑन टाइम का कंसेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा कि जो आपके पास डेडलाइंस होती हैं दे आर सैंक्रोसेंट। इस चीज को समझते हैं। जो आपके टारगेट्स हैं दे आर नॉट मियर टारगेट्स बट दे आर योर ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द नेशन। वो लोगों के प्रति आपकी ऑब्लिगेशंस हैं। उन्होंने कहा कि एक पब्लिक ऑफिस इट इज नॉट अ मियर एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ ट्रस्टीज ऑफिस। और आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया है और उस भरोसे के ऊपर आपको यह ऑफिस मिला है। इसलिए अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के भरोसे के साथ खेल रहे हो। अगेन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट ने पूरे वर्क कल्चर के अंदर शॉकवेव्स पैदा किए एंड इवेंचुअली लोगों को यह समझ आने लगा कि उनका जो काम है इट इज मीनिंगफुल फॉर देयर नेशन, इट इज मीनिंगफुल फॉर देयर कंट्री। और लोग पंक्चुअलिटी यानी कि टाइम के ऊपर जो है वो आने लगे। अक्सर पब्लिक ऑफिसेज के अंदर या फिर सरकारी दफ्तरों में यह दिखाई देता है कि लोग काम से जो टाइम है उस पे नहीं आते हैं या फिर जो प्रॉक्सी अटेंडेंस है वो लगाई जाती है। तो जब उनको इस चीज के बारे में समझाया गया, लोगों को इस चीज के बारे में समझाया गया, तो इट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और इसीलिए वो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो 760 किलोमीटर लंबा था। 8 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और सबसे बड़ी बात है 2000 से ज्यादा ब्रिजेस बनने थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इट वाज द मेटिकुलस प्रोजेक्ट दैट इंडिया हैड एवर सीन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने इस मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर इस मॉरल पुश के तहत जो है वो पूरा करवाया। अगली बात, डिटेल्ड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। श्रीधरन साहब की यह खास बात थी। वो कहते थे दैट थिंक ट्वाइस कट वंस। इस चीज को समझिए। वो कहते थे कि जो फर्स्ट फेज है, जो पहला स्टेप होता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट का, दैट इज नोन एज प्लानिंग। वो सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी चीज। इन्होंने कहा कि जितना भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। जो भी आपके पास सामग्री है उन चीजों को यूज किया जाए ताकि एक वेल प्लान्ड मैनर के साथ आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि अगर प्लानिंग के अंदर फ्लॉज होंगे तो आपके पास जो अनरियलिस्टिक कॉस्ट हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। अनरियलिस्टिक कॉस्ट यानी कि डिलेज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर सैंड सॉइल और अलुवियल सॉइल दोनों का एक मिश्रण देखा जाता है, जिसको नॉर्मल जो बोरिंग मशीन्स हैं वो हैंडल नहीं कर पाती।
इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वेस करवाए। देखा गया कि दिल्ली के अंदर कहां पे जमीन जो है वो ज्यादा सॉलिड है और कहां पे जो जमीन है उसमें नमी ज्यादा है, और या फिर आपके पास जमीन कहां पे ज्यादा सॉफ्ट है। और वहां पे सॉफ्ट जमीन के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से टनलिंग हो सके, उसके लिए इन्होंने बेसिकली ये जो बोरिंग मशीन्स हैं, अर्थ प्रेशर बैलेंस टनल बोरिंग मशीन, ये मंगवाई, क्योंकि नॉर्मल बोरर से ये काम नहीं हो सकता था। और ई श्रीधरन ने इस प्रोजेक्ट के अंदर लगातार 30 बोरिंग मशीन्स के साथ जो है वो साइमल्टेनियसली बोर किया, ताकि इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। उनकी खासियत थी कि वो जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते थे प्लानिंग के अंदर, वो यूज किया करते थे। सो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज किया प्लानिंग के अंदर। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर्स काउंटडाउन क्लॉक्स। रिवर्स काउंटडाउन क्लॉक्स क्या होते हैं? कभी आपने जो है वो घड़ी तो आपने देखी होगी। घड़ी के अंदर क्या होता है, पहले एक बजता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अगर इसी घड़ी को हम उल्टा कर दें, यानी कि काउंटडाउन जो है वो 1, 2, 3, 4 से ना होके 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हो जाए, तो इवेंचुअली इट विल गिव यू द सेंस ऑफ अर्जेंसी। घड़ी जब सीधी चलती है तो टाइम जो है वो एक्सपेंडेबल होता है। आप टाइम को जनरली वेस्ट करते हो कि कोई बात नहीं, 5 ही तो मिनट है, अगले बार या फिर अगले ही मिनट हम इस काम को शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही क्लॉक काउंटडाउन क्लॉक बन जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, तो आपके पास ये सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी कि मुझे ये पर्टिकुलर काम जो है वो 5 ही घंटों में निपटाना है, 2 ही घंटों में निपटाना है। तो इस तरह से उन्होंने, खास करके जब दिल्ली का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो चालू था, उन्होंने घड़ियों को इस तरह से उल्टा कर दिया, ताकि जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो प्रॉपर टारगेटेड सेगमेंट्स के अंदर अपने काम को निभा सके, पूरा कर सके। और फिर यही उनकी बात उनके ही जो वर्क कल्चर वाले लोग हैं वो लखनऊ और कोची मेट्रो के अंदर भी ले गए, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ले गए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट डिसीजन मेकिंग। किसी इंसान को आप लिंगों के अंदर नहीं रखेंगे, लटकाए नहीं रखेंगे। बड़ा स्पष्ट तरीके से अगर उसकी फाइल आगे पास हो सकती है तो आप पास कर देंगे, अगर उसकी फाइल रिजेक्ट होगी तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ई श्रीधरन साहब इस फास्ट डिसीजन मेकिंग के पक्ष में थे। तो उन्होंने कहा दैट every unresolved file must reach the signatory with the authority inside 48 hours। कि फाइल जो है वो ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाती रहेगी। 48 आवर्स के अंदर अंदर जिस फाइल को जहां तक पहुंचना है वो फाइल वहां तक पहुंचेगी। सिग्नेटरी क्विक डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर फाइल को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एक क्रक्स या फिर एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। और इन्होंने अथॉरिटीज को डेलीगेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो 50 करोड़ तक का काम जो है वो अपने सिग्नेचर के ऊपर करवा सकता है, फाइल को आगे भेजने की जरूरत ही नहीं। 50 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो उसको सैंक्शन करना है, उसको काम करवाना है, तो वो अपनी अथॉरिटी से ही, अपने साइन से ही काम करवा सकता है। इससे वर्क कल्चर के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है। वर्क कल्चर में जो लोग हैं उनको ये पता चलता है कि जो हमारे बॉस हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें इतनी अथॉरिटी दे रखी है। जब लोगों को यह पता चलता है कि आपका बॉस आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो यू रीपे
them with hard work। तो इस तरह से जब ई श्रीधरन साहब ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना स्टार्ट किया तो ना सिर्फ उनके पास काम कम हुआ, उसी के साथ साथ जो डिलेज होते थे पहले ऑफिसेज के अंदर वो डिलेज कम हो गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये विश्वास आ गया कि क्योंकि डिलेज कम हो रहे हैं, हमारा पैसा जो है वो हमें टाइम के ऊपर मिल रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। उसी के साथ ही डिड अ कॉन्ट्रैक्टर ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर्स हैं वो रोज साइट के ऊपर जाएंगे और रोज कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि इंजीनियर्स जो हैं वो पीरियोडिकली हफ्ते में एक बार दो बार साइट के ऊपर विजिट करते हैं। जनरली जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वही साइट के ऊपर रहता है, वो अपना फाइल के ऊपर जो भी उसने किया होता है वो सारी चीजें जो है वो इंजीनियर को बताता है। इंजीनियर सिर्फ ओवरसाइट रखते हैं। इन्होंने इस वर्क कल्चर को डिसमेंटल किया और कहा कि इंजीनियर्स रेगुलरली साइट के ऊपर, रोज साइट के ऊपर विजिट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग के अंदर कोई भी आशंका है तो वो अपनी आशंका, वो अपने डाउट्स वहीं पे रिजॉल्व करेगा, ऑन साइट ही रिजॉल्व करेगा इंजीनियर के साथ। तो सबसे पहले दोनों कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर दोनों मिलके एक बीच वाला मिडिल पाथ जो है वो निकालेंगे। अगर मिडिल पाथ ना निकले तो आर्बिट्रेशन के लिए जो है वो जाया जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को पता चलना शुरू हो गया कि ये भाई साहब जो है वो मेरे इंजीनियर हैं। इंजीनियर को भी कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसा सामान लगा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी के साथ उनका एक कहना था, उनका एक फेज था, दैट योर टीम शुड बी लीन एंड इफेक्टिव। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली लेकिन वो टीम इफेक्टिव नहीं है। टीम को सुपर इफेक्टिव होना चाहिए और बहुत लीन होना चाहिए। लोग कम हो लेकिन इफेक्टिव हो। इसके लिए उन्होंने जब मेट्रो के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को या फिर जो एम्प्लॉइज हैं उनको चूज भी करना था तो उन एम्प्लॉइज को चूज किया गया जिनका टनलिंग के अंदर या फिर ऑपरेशंस के अंदर प्रायर एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही उम्दा जो लोग थे उनकी टीम बनाई गई, छोटी टीम बनाई गई जो कि बहुत फास्ट, तेजी से एक्शन ले सके, डिलेज कम हो और उसी के साथ साथ जो पेमेंट्स हैं उनको ना रोका जाए। सो बेसिकली ही क्रिएटेड दिस डिजिटल मेजरमेंट बुक्स और उसी के साथ साथ ऑन साइट सर्टिफिकेशन जो है वो उन्होंने क्रिएट किया, दैट अलाउड कि 75% ऑफ द रनिंग बिल वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को 48 आवर्स के अंदर ही मिल जाए। यानी कि आपकी 75% जो पेमेंट है वो हमेशा क्लियर्ड ही नजर आनी चाहिए। पैसा टाइम पे मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला, देशभक्ति की बातें जितनी मर्जी कर लो, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम नहीं करते। तो दोनों चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने लोगों को उनकी जॉब्स के मतलब भी समझाए कि ये जॉब देश के लिए क्या काम कर सकती है, और उसी के साथ साथ उन्होंने पैसे का, इकोनॉमी का भी ध्यान रखा। तो इस तरह से बेसिकली ई श्रीधरन साहब की जो जिंदगी है उससे हम ये कुछ कोर वैल्यूज या फिर ये जो कोर फिलॉसफीज हैं उनको हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। I hope this session it was informative enough for you. Thank you very much.